नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं और आज इसी पर चर्चा भी होगी, क्योंकि दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं पंजाब के किसान और इस वक्त राजधानी की सरहद पर किसान दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी कई सीमाओं तक किसानों के छोटे बड़े जत्थे पहुंच चुके हैं। सीमा पर कटीले तार और बैरिकेडिंग के बावजूद किसान दिल्ली कूच पर डटे हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सिंगू सीमा पर पुलिस ने 4 किसानों को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। हंगामे की स्थिति वहां पर कल भी आपने देखा, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े गए और आज फिर एक बार वही तस्वीर। लेकिन फर्क ये है कि दिल्ली के और करीब किसान संगठन और प्रदर्शन कर रहे किसान पहुंच गए हैं। अशोक सिंघल मौजूद है सिंगू बॉर्डर से ही। अशोक, ताजा स्थिति क्या है वहां पर? जी संजीव, देखिए अभी किसान के कुछ लोग यहाँ रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे हैं, पुलिस ऑफिसरों से बात करने, रंधावा हैं जो ज्वाइंट सीपी, उनसे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते दोनों की बातचीत हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं रंधावा साहब? आप लोग देख सकते हैं किसान आप लोग बातचीत करने के लिए गल करने आए शांति बातचीत करने पुलिस तो जाने दे रही आगे नहीं जाने देगी। तो बात रसी रहना जाएंगे पर आगे तो बातचीत में क्या पुलिस भी तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। देख सकते हैं किसान थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। जहां वो बैठे हुए थे उससे थोड़ा आगे आ गए हैं किसान, और कुछ लोग यहाँ भी आए थे बातचीत करने के लिए। पुलिस ने यही कहा कि आप पहले मन बनाइए बातचीत करने का, तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस ने बात साफ कर दी है कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। देख सकते हैं धीरे धीरे करके किसान बिल्कुल सिंधु बॉर्डर पे तो मौजूद है ही, पुलिस जहाँ बैरिकेडिंग है वहां तक पहुंचना शुरू कर दिया है और पुलिस बार बार वार्निंग दे रही है उनको। वार्निंग दी जा रही है पुलिस की तरफ से कि आप आगे ना आए, और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस ढंग से पुलिस चेता रही है कि आप वापस जाए, यहाँ इकट्ठे ना हो। बार बार ये चेताया जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है साफ तौर से यहाँ पूरी तैयार है कि किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और इनके हाथों में आंसू गैस गोले फेंकने वाली गन है और वाटर कैनन की गाड़ियां मौजूद हैं। पूरी बैरिकेडिंग, कांटेदार तार यहाँ पे लगा दी गई है। पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि यहाँ से आगे इनको दिल्ली में प्रवेश ना। जिस तरह से तस्वीर भी वहाँ दिखा रहे हैं, इस वक्त ये गतिरोध बना हुआ है, टकराव बना हुआ है और 3 राज्य इस वक्त प्रभावित हैं इस पूरे आंदोलन की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से। लेकिन जब बातचीत की कोशिश हुई पुलिस और किसानों के बीच, क्या हुआ उस दौरान, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। सर, पहली बात है ये, हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं। हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते। सब किसान है इधर। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं। हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। तो समझाने की कोशिश यहां पुलिस की तरफ से भी, लेकिन देखिए अब ये मामला जो है वो सीधे सीधे सरकार और किसानों के बीच है। लेकिन प्रयास सरकार की तरफ से हुए, प्रतिनिधि मंडल की मुलाकातें हुई, लेकिन उसमें कुछ नतीजा नहीं निकला। और अब हालात ये हैं कि राजधानी की सरहद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। कई छोटे मोटे ग्रुप्स में किसान दाखिल भी हुए हैं। देखना यह है कि अब यहां से आगे क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक मौजूद है सिंगू बॉर्डर पर और सत्येंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से गुरु प्रकाश जी हमारे साथ आ गए हैं और अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन पहले सत्येंद्र एक बार जरा आप भी तस्वीर दिखा दीजिए। कल का दिन जब आप ग्राउंड पर मौजूद थे, हमने देखा कि ठंड के इस मौसम में किसानों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन कुछ नहीं रोक पाया उन्हें। वो आज रात भी डटे रहे और दिल्ली आने पर अड़े रहे। देखिए मीनाक्षी, इसकी शुरुआत सुबह से हो गई है। आज सुबह में पानीपत में भी किसानों पर फिर से आंसू गैस और पानी की बौछारें मारी गई हैं। अभी ये सोनीपत का राई है जो कि बिल्कुल सिंधु बॉर्डर के नजदीक है। यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भारी हैवी बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई है। और इस बैरिकेडिंग को, जैसा कि सुबह पानीपत में इन किसानों ने बैरिकेडिंग हटाई थी, आगे बढ़े थे, अब यहाँ पर भी इस बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम किसान हैं और ये वो
किसान हैं जो शंभू बॉर्डर से चले थे और पहले अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, फिर पानीपत और चारों जगह पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, धक्के मुक्की हुई, टीयर गैस छोड़ी गई और यहाँ पर भी अमूमन कुछ अनुमान आप लगा पा रहे हैं भीड़ देखकर और अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान इकट्ठे हुए हैं, कितने किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है? देखिए मीनाक्षी, एक चीज मैं बता दूं, ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास खबरें आ रही हैं हरियाणा के अन्य जिलों से भी आज किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। हरियाणा में पंजाब के 6 बॉर्डर लगते हैं, 6 बॉर्डर से अलग अलग किसान 32 यूनियन है, अलग अलग मंडल इन किसानों के निकले थे और ये जो किसान है ये शंभू बॉर्डर से आ रहे हैं और ये यहाँ पर बैरिकेडिंग की थी, वो दूसरे रास्ते से अपने ट्रैक्टर्स को निकाल लाए हैं, ये देखिए। और अब अगर ये बैरिकेडिंग ये किसान पार कर जाते हैं तो कुछ मिनट में, क्योंकि यहाँ से जो सिंधु बॉर्डर है वो महज 5 से 6 किलोमीटर है, यानी कि 10 मिनट में ये किसान फिर दिल्ली की तरफ पहुंच जाएंगे। और जो हरियाणा के किसान आ रहे हैं अलग अलग जिलों से और पंजाब के जो अलग अलग किसान आ रहे हैं, तो ये अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली का कहीं ना कहीं घेराव आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश जी, तस्वीर हमने ये अपने दर्शकों को दिखाई इस वक्त, और देखिए सवाल यहाँ पर ये है, 3 राज्य इस वक्त प्रभावित हैं किसानों के इस आंदोलन से। दिल्ली किसान आना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। बातचीत अगर होनी है तो अभी होनी चाहिए, कल होनी चाहिए। 1 हफ्ते का ये डिले किस वजह से है? नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि सिर्फ कृषि मंत्री जी नहीं बल्कि देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी एक स्वागत किया है और कहा है कि हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हमें समस्या इस बात से है कि जब ये जो पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित लगता है, आप ये बताइए, मैं बिहार से लाइव हुआ हूँ, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यहाँ किसान नहीं है, यहाँ आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, शुद्ध रूप से ये जो आंदोलन है बिचौलिया बचाओ आंदोलन हो गया है। एपीएमसी हरियाणा के किसान भी तो आ गए हैं ना सर आज। देखिए, हरियाणा में तो पंजाब के माध्यम से किसान आ रहे हैं, लेकिन बिल पे अगर शुद्ध रूप से डिबेट करना है तो मैं तो स्वागत करता हूं। आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं, जो कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, कि बिल में जो खामियां है वो आप बताइए हम लोगों को। जो हम लोगों को समझ में आता है, किसानों को स्वायत्तता मिली है। जो बिचौलिए थे, जो कई वर्षों से एक प्रकार से मोनोपोली बना के चल रहे थे, मैं बताना चाहूंगा आपको कि पिछले वर्ष ही लगभग 40,000 बिचौलियों ने 1600 करोड़ रुपए की कमाई की है। जो एपीएमसी के माध्यम से 2.5% का कमीशन उनको मिलता था। समस्या उनको इस बात से है, पूरे देश में मीनाक्षी जी किसानों की संख्या जो सीधे तौर पर कृषि पर आधारित है, ऐसे लगभग 14.5 करोड़ लोग हैं और महज 10,000 किसान विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये 10,000 किसान उस 14.5 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये पहला बात है। और जो भारतीय किसान यूनियन, जो कांग्रेस के लोग सीधे पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक थे, पिछले बार उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन दिया था, भूपिंदर सिंह मान, गुरमान सिंह चुदानी, इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट को लीड किया है। कांग्रेस से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित बिचौलिया बचाओ आंदोलन है ये। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, कृषि मंत्री हो, सबने ये स्पष्ट कहा है कि एपीएमसी बरकरार रहेगा, एमएसपी बरकरार रहेगा। सारे आश्वासन यहां पर सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी सड़क पर है। योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ आ गए हैं, अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र यादव जी, मुझे आपसे ये समझना है, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने की वजह क्या है? 3 ऐसे बिंदु जो आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बता सकें। मीनाक्षी जी, उससे पहले मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे इस वक्त हम हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से आग्रह करूंगा कि ऐसे क्रिटिकल मोड़ पर किसानों का अपमान करना बंद कीजिए। आप वहां बिहार में बैठे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। भूपेंद्र सिंह मान का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। चढ़ूनी जी का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, उससे इंडिपेंडेंट लड़े थे। आप न जानते हो तो कृपया न बोलिए, कम से कम अपमान करना बंद कर दीजिए किसानों का। नहीं, सब कुछ आप ही जानते हैं क्या योगेंद्र यादव जी? ज्ञान जब बढ़ रहा था तो आप ही रिसीव कर रहे थे क्या? इस प्रकार से देखिए, आप एक सम्मानित प्रवक्ता है, इस प्रकार की भाषा का उपयोग मत करिए आप। ठीक है योगेंद्र जी, प्लीज बोलिए। आप बैठे यहाँ पे किसानों का अपमान कर रहे हैं। वो 1 लाख किसान बिचौलियों को बचाने के लिए आ रहे हैं, सर्दी के अंदर ठंडा पानी झेल रहे हैं, टीयर गैस झेल रहे हैं, बिचौलियों को बचाने के लिए शर्म नहीं आती आपको इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए, कम से कम आज के दिन? और अगर ये बिचौलियों को बचाने वाला आंदोलन है तो आपके मंत्री ने 2 बार इनको चिट्ठी लिख के क्यों बुलाया है? कृपया ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। योगेंद्र जी, क्या वजह है सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने की? मुझे 3 वजह बताइए। 3 वजह सरकार
किए और सरकार मौखिक आश्वासन दे रही है। सरकार स्वयं प्रधानमंत्री ने 2011 में जो मांग रखी यानी कि सरकार खुद अपनी उस पर कायम होने को तैयार नहीं। लेकिन मीनाक्षी, जैसा मैंने बताया, मैं आपको कुछ सूचना इस वक्त देता हूं। आपकी आवाज थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है, कुछ क्लैरिटी से आपकी आवाज ठीक तक हम तक पहुंच नहीं रही है। आपके पास मैं आ रही हूं, लेकिन इस बीच तस्वीरें भी हम सिंघू बॉर्डर से लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन की सूरत आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। सत्येंद्र, बातचीत का रास्ता कैसे निकलेगा, सारे सवाल अब यहीं पर आके टिके हुए हैं। आप तो कल से आंदोलन कवर कर रहे हैं, क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, बातचीत का रास्ता ये पहला नहीं है, बातचीत इससे पहले हुई भी है, किसानों को दिल्ली बुलाया भी गया था। लेकिन अब किसानों का ये कहना है कि वो दिल्ली जाकर ही दम लेंगे और किसी भी सूरत में जो 3 नए कानून बने हैं, इन कानूनों को नहीं मानेंगे। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए, पुलिस और प्रशासन ने जगह जगह पर किसानों को रोकने की कोशिश की है और ये कोशिश करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, पानीपत में, सभी जगह पर हुई है। लेकिन हर बैरिकेड को पार करके ये किसान आगे बढ़े हैं और अब सिंधु बॉर्डर के बेहद करीब ये किसान आ गए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पंजाब से किसान आए हैं और खुद अपने ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को हटा रहे हैं। और अगर ये दिल्ली पहुंच जाते हैं तो जैसा कि वहां पता है कि वहां पर भी एक बार फटाफट बताइए जरा सत्येंद्र, अभी हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश जी, उनका ये कहना था कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो देश के तमाम किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये सिर्फ कुछ राजनीति प्रेरित किसान हैं। आप जमीन पर मौजूद हैं, आपकी आंखों देखी, आपका अनुभव क्या कह रहा है इस वक्त? देखिए, किसान को अगर कैटेगराइज किया जाए तो मेरे समझ से ये परे की बात है, लेकिन ये किसान हमने पंजाब में देखे हैं और मेरे ख्याल से ये जो किसान नजर आ रहे हैं ये 32 किसान यूनियन है अलग अलग। ये झंडे आप देखिए, कोई हरे रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग संगठन है। अगर राजनीति होती तो इसमें एक संगठन होता या कुछ एक संगठन होते। ये 32 की 32 यूनियन एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ पर ये देखिए किस गर्म जोशी के साथ ये जो सीमेंट के इतने भारी पिलर लगाए गए थे, उन पिलर्स को यहाँ पर हटाया जा रहा है। कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें जाहिर सी बात है राजनीति होती है और यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि पंजाब में 2022 में चुनाव होने हैं तो थोड़ी बहुत राजनीति यहाँ पर हो सकती है, लेकिन पूरे आंदोलन को ये कह देना कि ये एक राजनीति से प्रेरित है या राजनीति की वजह से इस आंदोलन का जन्म हुआ, वो शायद मेरे ख्याल। अभय दुबे जी, तस्वीर हमने दिखाई, लेकिन देखिए बड़ी बात यहाँ पर ये कि जो सवाल कल से लगातार उठ रहे हैं, आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित क्यों है? और उससे बड़ी बात ये, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो एक तरह से जबरदस्त दाव यहाँ पर खेला है। पंजाब के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पंजाब में नहीं हो रहा, बल्कि वो पहुंच रहे हैं हरियाणा और दिल्ली। देखिए मीनाक्षी जी, आंसू गैस के गोले छोड़ो, पानी की बौछार करो, सिंधु की सीमा पर रोको, चाहे सीने पर वार करो, हमारा हक हम लेके रहेंगे, तुम सेना तैयार करो। नरेंद्र मोदी जी, आप सेना भी लगा लो, 50 दिन से पंजाब में आंदोलन चल रहा है, 2 महीने तक किसानों की सुध आपने नहीं ली। जिस बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वहां 9600 खरीदी केंद्र थे मीनाक्षी जी। 2006 में जब एपीएमसी एक्ट खत्म किया, आज सिर्फ 1600 केंद्र रहेगा। 0.08% गेहूं का प्रिक्योरमेंट किया है। धान एक दाना भाजपा नीतीश बाबू की सरकार ने नहीं खरीदा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट किसान गए, हाई कोर्ट की शरण में गए कि मोदी सरकार हमारा मक्का खरीदने को तैयार नहीं है। कितने शर्म की बात है। अरे सिर्फ 6% प्रिक्योरमेंट करती है सरकार। 94% किसानों की फसल व्यापारियों के, पूंजीपतियों के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री जी, एक ही मांग सब लोग कर रहे थे, आपने इस कानून को, काले कानून के 3 प्रहार करते वक्त किसानों की नहीं सुनी। सिर्फ आप समर्थन मूल्य का आश्वासन बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? संविधान में बिहार में क्यों नहीं हो रहा? झारखंड में क्यों नहीं हो रहा? महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा? अरे मेरे पास सारी स्टेट्स के डेटा हैं। ये खरीदने को तैयार नहीं और कहते हैं कि कौन समर्थन मूल्य पर खत्म करेगा, तो ये नियोजित षड्यंत्र है। शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों को लागू कर रही है सरकार, जिसने कहा था कि खरीद समर्थन मूल्य पर बंद कर दो, जिसने कहा था पीडीएस में अनाज बांटना बंद कर दो, कैश ट्रांसफर करो। एक नियोजित षड्यंत्र किसानों के साथ है। क्यों मंडी के बाहर टैक्स का एग्जम्पशन कर दिया?
क्योंकि पूंजीपतियों को हवाले करना चाहते हैं खेती का कारोबार। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कल हरियाणा में किसानों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश पुलिस ने की, लेकिन बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब पंजाब के किसानों को यूपी के किसानों का भी साथ मिल गया है। दिल्ली की दहलीज पर किसान संकट। कल हरियाणा से हल्ला बोल, आज यूपी से भी तैयारी। दिल्ली की अलग अलग सीमा पर पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी। तैयारी है जोरदार हल्ला बोल की। किसान मिशन दिल्ली कूच को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाते किसानों के प्रदर्शन का लगातार दूसरा दिन है। लेकिन हरियाणा दिल्ली की सीमा पर पुलिस की भारी सुरक्षा है। किसानों को दिल्ली में घुसने से पहले ही रोकने के पुख्ता इंतजाम है। सिंधु बॉर्डर पर तो 5 स्तरीय सुरक्षा की गई है। 3 फार्म बिल्स के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है और इस वक्त मैं दिल्ली और हरियाणा के बीच की सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा यहां पर तादाद में पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो रखी है और जहां तक भी आपकी नजर जाए आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर एंटी राइट गियर में तैयार है। किसी भी तरीके से किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए, उनकी हर कोशिश अभी तक नाकामयाब रही है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लेवल तक की सिक्योरिटी बनाई गई है। गुरुवार को दिन भर हरियाणा के अलग अलग शहरों में बवाल होता रहा। पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी होती रही। पुलिस वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद सैकड़ों किसान शाम को पानीपत पहुंच गए, वहीं डेरा जमा लिया। उनकी रात टोल नाके पर गुजरी और दिल्ली कूच की तैयारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान कल जिस तरीके से आगे बढ़े थे बैरिकेडिंग को हटाते हुए, आज भी खुद मशक्कत कर रहे हैं इस बैरिकेडिंग को हटाने की। और पुलिस दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लगातार इनके ऊपर वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कल ये बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़े थे, आज भी लग ऐसा रहा है कि किसान जो है दिल्ली कूच का कार्यक्रम अपना जारी रखेंगे। किसानों ने अपना इरादा पहले ही जता दिया, ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि आज से यूपी के किसान भी आंदोलन में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे से बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसान जाम लगाएंगे। ये फैसला कल हुई महापंचायत में लिया गया। वहीं पंजाब के किसानों का एक जत्था करनाल में जमा है। पंजाब से पहुंचे आंदोलनकारियों को यहीं पर रोकने के लिए खट्टर सरकार की पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया। किसानों के रुख से साफ है कि पुलिस के लिए हालात से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसान राशन पानी के साथ दिल्ली में दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, अंबाला से सत्येंद्र चौहान, करनाल से चंद्र प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाते किसानों के प्रदर्शन का लगातार दूसरा दिन है। पंजाब से चले किसान दिल्ली के और करीब पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है और इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं, जिसे एक लास्ट पॉइंट कहा जाता है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के बीच। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ किस तरीके का यहाँ पर बंदोबस्त पुलिस प्रशासन ने कर रखा है किसानों को रोकने के लिए। मीलों तक आप देखेंगे यहाँ पर पूरी सड़क को जाम किया गया है। ये एक नेशनल हाईवे है, इससे लोगों को तो काफी परेशानी होगी ही, लेकिन मकसद ये है कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने ना दिया जाए। पहले लेवल पर आप बाब फेंसिंग देखेंगे और पुलिस एंटी राइट गियर में तैयार है। रैपिड एक्शन फोर्स का भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। उसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो है पत्थर के बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। उसके पहले भी काफी पुलिस की तैनाती है और उसके पीछे एक और बैरिकेड है।
जिसके पीछे बहुत सारे पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे। वाटर कैनन्स, फायर हाइड्रेंट्स यहीं पर हैं और मिट्टी से भरे हुए ट्रकों का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। तो इस तरीके से 5 लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है और मकसद ये है कि किसानों को दिल्ली एंटर ना करने दिया जाए। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से उनकी जो मांगे हैं 3 फार्म लॉज को लेकर, उसको सुनने के लिए दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश वो जरूर करेंगे। वकार अहमद के साथ मिलन शर्मा, आज तक। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए पूरे बॉर्डर को सील किया गया। सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और साफ तौर से हिदायत दी गई है कि कोई भी किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। पूरी बैरिकेडिंग की गई है, चाहे वो लोहे की बैरिकेडिंग हो, सीमेंट की बैरिकेडिंग हो, और पूरी छावनी बना दिया गया है इस पूरे बॉर्डर को। कोई भी वाहन यहाँ से अंदर नहीं आ पाएगा और दिल्ली की तरफ से बाहर नहीं जा पाएगा। देख सकते हैं पूरी छावनी है। टीयर गैस की गाड़ियां लगा दी गई हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां लगा दी गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पे इनका इस्तेमाल किया जा सके। पूरा बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, पूरा चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। साफ तौर से पुलिस अधिकारियों ने हिदायत भी दी है कि कोई भी किसान दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच का नारा दिया हुआ है किसान कानूनों के विरोध के तहत, और दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हरियाणा और पंजाब से अभी यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर किसान मौजूद हैं और दिल्ली की तरफ उनको हालांकि रोका हुआ है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि दिल्ली में आया जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि कोई भी किसान दिल्ली में नहीं आ पाएगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तो है, लेकिन उस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर नहीं है जिस तरीके की दूसरे बॉर्डर्स पे नजर आ रही है। बैरिकेडिंग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, पुलिस है। दरअसल पुलिस को इधर से कुछ खास इनपुट नहीं मिले, इस वजह से यहाँ पर उस तरीके से सुरक्षा नहीं की गई है। लेकिन क्रेन वगैरह और वज्र वाहन यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने जरूर व्यवस्था करके रखी कि अगर अचानक से कोई जानकारी मिलती है तो क्रेन के जरिए जो ये सीमेंट के बैरिकेड्स हैं उसको सड़क पर रोक करके अगर कोई किसान आते हैं तो उनको रोका जा सके। बहरहाल यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं जो बैरिकेड लगाकर बॉर्डर पर फिलहाल मौजूद है। ये किसान पानीपत से निकलकर सोनीपत में एंटर हो गए हैं। ये देखिए ये ट्रैक्टर्स का काफिला यहाँ पर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जो बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस ने की गई थी वो कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से इन्होंने तोड़ दी है, उस बैरिकेडिंग को हटा दिया है। और अब यहाँ से मैं बात करूं तो यहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दिल्ली का बॉर्डर है, यानी कि ये किसान अब दिल्ली के बेहद करीब आ गए हैं। तो दूसरी तस्वीर यह है, एक तरफ किसान आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने काफी अरेंजमेंट्स किए थे। यहाँ पर आप देखिए बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन इन किसानों ने सुबह सुबह वाटर कैनन को भी फेस किया, टीयर गैस को भी फेस किया और उसके बाद अब ये दिल्ली की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जिस रफ्तार और स्पीड से अब ये आगे निकले हैं तो महज 1 घंटे के अंदर अंदर ये दिल्ली पहुंच जाएंगे। किस तरीके से आगे बढ़ रही है तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ट्रैक्टर्स हैं और ये ट्रैक्टर्स जो है कल पंजाब से चले थे, अब यहाँ सोनीपत के अंदर एंटर कर गए हैं और सोनीपत जिले में ही कुंडली बॉर्डर है जिसे सिंधु बॉर्डर कहते हैं। तो ये फासला किसानों का और दिल्ली पहुंचने का बीच में बस अब ऐसा लगता है कि महज 1 घंटे का रह गया है और 1 घंटे तक ये किसान अब किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो किसानों के लिए दिल्ली कितनी दूर कितनी पास, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि पंजाबों से किसानों ने कूच तो कर दिया है दिल्ली में दाखिल होने के लिए, लेकिन जबरदस्त पुलिस के इंतजाम है और उस बीच किसानों ने वाटर कैनन का भी सामना किया। ठंड के इस महीने में रात भी सड़क पर बिताई, 3 से 4 महीने का राशन स्टोर किया है, गैस बर्नर साथ लेकर चल रहे हैं। कोशिश यही कि दिल्ली में डेरा डालेंगे, अपनी मांगे मनवाएंगे। विरोध है कृषि कानून का जिसे संसद पास कर चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि जब कानून एक बार ऑलरेडी पास हो चुका है तो कानून को वापस लेने जैसी तो कोई सूरत है नहीं। ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? कृषि मंत्री ने यह कहा है 3 दिसंबर को आप बातचीत करिए, लेकिन किसान इस पर मान नहीं रहे हैं। उनका यह कहना है कि सीधे प्रधानमंत्री से बात करेंगे। इस तरह के स्वर भी कल विरोध प्रदर्शन के बीच सुनाई दिए। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि जब पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की उस दौरान क्या हुआ।
सर पहली बात तो ये हम लोग किसी के नुमाइंदे नहीं है, हम किसान हैं, हमारे ऊपर ये कानून लगाया गया है, हम किसी नुमाइंदों को नहीं मानते, सब किसान है। इधर किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बशिंदे हैं, भारत के बशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं, दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सरदार जी, पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने, ये हुकूमत ने हमारे गाल में फांसी का फंदा डाल दिया। हुकूमत की आप दुहाई दे रहे हैं ना जी, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप करिए ना, 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बताइए, बाकी 99 आप रखें। आप अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है, हम भी नेता नहीं है। अशोक सिंघल ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं और पॉलिटिकल पार्टी से भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए तस्वीर तो साफ है, कानून तो वापस नहीं होगा, ये बात तो किसान भी समझ रहे होंगे, लेकिन जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए तो बातचीत ही रास्ता होगा ना। क्या समझ पा रहे हैं आप ग्राउंड पर? देखिए, किसान अड़ा हुआ है पूरी तरीके से। सुबह जो हम थोड़ी देर पहले बातचीत सुना रहे थे तो उस वक्त मैं मौजूद था जब ये किसान आए थे बातचीत करने के लिए पुलिस से। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि आप इस यहाँ से आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली जाएंगे, रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाएंगे। देख सकते हैं पूरी यहाँ पुलिस के आला अफसर खड़े हुए हैं, पूरी बैरिकेटिंग की हुई है, पूरा सील कर दिया गया सिंधु बॉर्डर को। पुलिस का कहना है साफ तौर से कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन किसान थोड़ा आगे बढ़े थे। मेरे कैमरामैन संजीव आपको दिखाएंगे कि किस ढंग से किसान थोड़ा आगे आ चुके हैं, पहले थोड़ा पीछे थे और बाकी जो किसान सोनीपत से यहाँ पहुंचने वाले 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उनका इंतजार किया जा रहा है। बार बार किसानों के रिप्रेजेंटेटिव आकर के पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी बात कर रही है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि आपको जाने तो नहीं देंगे आगे। बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत कभी भी कीजिए, सरकार भी कहती है बातचीत कीजिए, लेकिन किसानों का कहना है कि बातचीत करने से फायदा क्या। हमारे जो कानून है, जो कृषि कानून है, किसान के 3 कानून है, उनको वापस किया जाना चाहिए। इसी विरोध प्रदर्शन के लिए वो दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली कूच का इन्होंने आह्वान किया हुआ है, अपील की हुई है। तो किसान जो है पंजाब से चले हुए हैं और दिल्ली बॉर्डर के नजदीक पहुंचे और पुलिस ने पूरी नाकेबंदी यहाँ की हुई है, चाहे दिल्ली पुलिस के लोग हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हों, तमाम लोग यहाँ पहुंचे। और सुबह तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे सिंधु बॉर्डर पर किसानों को भगाने के लिए, और किसान थोड़ा दूरी पर। मेरे कैमरामैन आपको दिखाने लगा आपके पास कि पुलिस अभय दुबे जी, जो तस्वीर हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं, बातचीत के लिए भी अगर किसान तैयार नहीं होंगे और जिस तरह का समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिखाई दे रहा है, कहां तक लेकर जाएंगे इस लड़ाई को? संसद में पास हुए कानून क्या कभी वापस लिए गए हैं? मीनाक्षी जी, देखिए यही तर्क तो आप याद कीजिए, जब प्रचंड बहुमत से जीतकर मोदी सरकार आई थी तो भूमि के उचित मुआवजा कानून पर एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई और ये कहा गया कि ये कानून बन गए, वापिस नहीं लिए जा सकते। किसानों ने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था मोदी सरकार को उस समय भी। आज भी हम संकल्प लेते हैं कि किसानों के हक में ये कानूनों को मोदी सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। मुझे बताइए कि क्या असीमित मात्रा में संग्रहित करने की अनुमति पूंजीपतियों को सरकार ने दी है, उसके दुष्परिणाम जानती हैं? अभी सरकार ने क्या किया है, जब मक्का 1850 रुपए का 700 रुपए पर आ गया तब इंपोर्ट ड्यूटी 50% से 15% घटा दी मोदी सरकार ने और 5 लाख मेट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मंगा के प्राइसेस क्रैश कर लिया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ने यह आरोप मोदी सरकार पर लगाया कि दाल जब किसान उतारता है बाजार में, उस समय मोदी सरकार दाल सस्ते दामों में बाजार में उतार देती, जो खरीदी करके रखती है, उससे प्राइसेस क्रैश होते हैं। और यही मोडस ऑपरेंडी है इन पूंजीपतियों की कि किसानों के दाम गिरा देना, फसलों को संग्रहित करना, फिर बाजार में उतार देना। 2,30,000 करोड़ रुपए का घोटाला दाल के दाम 230 रुपए में करके इस सरकार में हुआ है। तो हमारी यही मंशा है, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, एक संशोधन आप लोग दूर दूर से देखेंगे ये सब कुछ, या आपके बड़े नेता भी मैदान में किसानों के साथ ठंड के इस मौसम में सड़क पर उतरेंगे?
मीनाक्षी जी देखिए, ये बात गलत है कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का है। मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगी हुई सीमा पर किसान बैठे हैं जिनको पुलिस ने रोक रखा है। उत्तर प्रदेश के किसान आज आ रहे हैं, देश भर के किसान आंदोलित हैं। हम नहीं चाहते, सरकार जो कह रही राजनीति से प्रेरित है। गुरु प्रकाश जी, इस बात का जवाब दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि हम सरकार से लोहा लेंगे, सरकार को ये कानून वापस लेना ही होगा। विपक्ष चाहे जो भी कहे, लेकिन किसान भी अगर सड़क पर खड़ा है, देश का अन्नदाता, तो बात तो सरकार को करनी पड़ेगी ना। इस हाल पर तो दिल्ली को, पंजाब को, हरियाणा को नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, निश्चित रूप से। और जो विपक्ष आज जनाधार विहीन, नेतृत्व विहीन, कल्पना विहीन, मुद्दा विहीन हो गया है, अगर वो इसमें मुद्दे की तलाश कर रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन मीनाक्षी जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, किसान अपनी मर्जी का मालिक हो तो इसे क्यों समस्या होनी चाहिए? किसान अपने उत्पाद सीधे बेच सके, इससे क्यों समस्या होनी चाहिए? किसानों को अवसरों की स्वतंत्रता का लाभ, दरअसल ये कानून पास हुए ना संसद में, जिस तरह से सरकार ने कानून ये संसद में पास कराया, उसने किसानों को आशंकाओं से भर दिया। आपने चर्चा का समय नहीं दिया पार्टियों को, तो ये एक आशंका किसान के मन में दिखाई देती है। अब अगर उनकी जो मुख्य तौर पर 5 मांगे, अगर वो कह रहे हैं कि आप एमएसपी को लेकर लिखित में दीजिए, तो क्या सरकार लिखित में देगी? देखिए, निश्चित रूप से। देखिए, आप मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। अभय जी को हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक सुना था। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, क्या 10,000 किसान 14.5 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? सरासर नहीं। पंजाब के साथ हिस्टोरिकली आप देखिए, उनको लाभ पहुंचाया गया है। जो राइस बेल्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आखिरकार कांग्रेस के इतने लंबे शासनकाल में राइस का प्रोक्योरमेंट यहां से क्यों नहीं होता था? सिर्फ पंजाब से ही होता था। बहुत दिनों बाद एक संस्थागत व्यवस्था की गई है। गुरु प्रकाश जी, आपने गणित पहले भी, लेकिन ये कैसे तय होगा फिर कि कौन सा किसान राजनीति प्रेरित नहीं है, कौन है, ये कौन तय करेगा? कैसे सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये 10,000 लोग क्योंकि ये आपके विरोध में खड़े हैं तो इसलिए वो राजनीति प्रेरित है? किस आधार पर कहा जा रहा है? देखिए, ये आधार यही कि बिचौलियों को बचाने के लिए एपीएमसी एक्ट और तमाम जितने फार्म बिल्स आए हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान बिचौलियों को हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की पार्टी ने लंबे वर्षों तक बिचौलियों की संस्कृति को संस्थागत करने का काम किया है। पॉलिटिक्स ऑफ मिडिलमैन को यदि किसी ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया इस देश में, वो चाहे किसान का मामला हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड का मामला हो, तमाम करप्शन केसेस में हम लोगों ने देखा है, यही कांग्रेस पार्टी के नेता मिडिलमैन के रूप में काम करते थे। चौधरी साहब, देखिए, जिस बात को हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेहमान यहाँ पर कह रहे हैं कि किसान बटा हुआ दिखाई दे रहा है, किसी राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, इस तस्वीर को कैसे सही अंत तक लेकर जाया जाएगा? हल कहां से निकलेगा? देखिए मीनाक्षी जी, सच्चाई तो ये है कि इस देश के गरीब किसानों को ये मंडी के आड़तियों ने लूटा है। आज तक उनकी गर्दन आड़तियों के हाथ में थी, उनका शोषण किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तमाम लोग जानते हैं, प्रदर्शन करने वाले लोग पंजाब के हों या पंजाब के आसपास। मैं कहता हूं पंजाब में तो 98% एमएसपी पर धान और गेहूं खरीदा गया। आप ये बताइए कि क्या सिर्फ पंजाब के अलावा कुछ है? 8% एमएसपी पर खरीद इस देश में होती है, 92% खरीद तो बाजार में होती है, और बाजार सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली आड़तियों की थी। इन बिचौलियों ने लूटा है। मुझे दुख इस बात का है कि ये लोग पूरे देश के गरीब किसानों की आवाज को सुनने के लिए, समझने के लिए, अगर ये आप भी जानते हैं, तमाम राजनीतिक दल जानते हैं कि यदि ग्राहक कई होंगे किसी चीज के तो उसका उचित मूल्य मिलेगा और वो उत्पादन करने वाले को लाभ मिलेगा। ये कैसी नेतागिरी हो रही है? ये कौन सा प्लांटेड ये सब हो रहा है? बिहार में तो मंडी सिस्टम खत्म हुए हुए 14 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां के किसान की इनकम कोई मतलब दोगुनी हो गई हो या वहां का किसान अमीर हो गया हो, उसके हालात सुधर गए हो, ऐसा तो नहीं हुआ। मीनाक्षी जी, नहीं, आप मुझे पॉइंट पर जवाब दीजिए। हम 20 साल बिहार में भी तो मंडी खत्म हुए 14 साल हो गए ना सर। 20 साल से निवेदन कर रहे थे बाजार खोलने के लिए। मैं कह रही हूँ आपको, बिहार में तो बाजार खुल गया ना, वहां तो मंडी खत्म हुए 14 साल हो गए हैं, वहां पर हालात क्यों नहीं सुधरे फिर? नहीं, कहां बायर कौन है? बिहार बायर कहां है? मुझे ये भी तो बता दो, ग्राहक कौन है? हाँ, तो ग्राहक कौन होने दिया? यही दिक्कत है सर, यही तो परेशानी है किसान की। इसी बात को वो बार बार जाहिर कर रहा है, और वो यही कह रहा है कि जो कानून को लेकर उसके मन में जो संशय हैं, वो संशय कैसे सुलझाए जाएंगे? अब खबर गुजरात के राजकोट की, जहां कोविड अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 6 मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अस्पताल के आईसीयू में मौत का तांडव। आधी रात को आईसीयू में शोले, 6 की गई जान। लापरवाही ने ली कोरोना पीड़ित 6 मरीजों की जान। फिर गुजरात को सदमा लगा है। राजकोट के शिवानंद कोविड अस्पताल में आईसीयू के अंदर जानलेवा हादसा हो गया। ये तस्वीरें उसी हादसे की गवाही दे रही हैं। जिस आईसीयू में गंभीर हालत वाले मरीजों का इलाज होता है, अब उन बेड पर लाशें हैं। लेकिन ये मौत हालत की गंभीरता की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही के चलते हुई है। शिवानंद अस्पताल के इसी आईसीयू में आधी रात को भीषण आग लग गई। यहाँ धधकते शोलों ने सब कुछ खाक कर दिया। इसी आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे, उनमें से 6 की झुलसकर मौत हो गई। देखते ही देखते यहाँ रखी इमरजेंसी में जान बचाने वाली मशीनें भी राख हो गईं। રાજકોટના માલવીયનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ઉદય શિવાનંદ મિશન હોસ્પિટલમાં કમનસીબે આજે મોડી રાત્રે આગજનીના બનાવના લીધે આઈસીયુમાં કોવિડના પેશન્ટને દુઃખદ અવસાન પણ થયા છે। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय इस कोविड अस्पताल में कुल 33 मरीज एडमिट थे, लेकिन आधी रात को आग लगते ही हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फौरन मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। राजकोट में हुई घटना की वजह तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि इस कोविड अस्पताल में आग बुझाने के ठोस इंतजाम क्यों नहीं थे। यहाँ पे कोई जिम्मेदार डॉक्टर खाली दिन में 2 बार 1-1 घंटा आके चला जाता था। बाकी नर्सिंग स्टाफ और हाउसकीपिंग वाले ही रहते थे। ना तो कोई टेक्निकल स्टाफ था कि जो कोई खामी आए, सपोज पीजीवीसीएल में से पावर की या तो कुछ ऐसा आग जैसा है तो उसके लिए कोई सेपरेट कोई स्टाफ नहीं था। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए भरोसा दिया है कि दोषियों पर कड़ा एक्शन होगा। पुलिस भी अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज जांच कर हादसे की तह तक जाने की तैयारी में है। राजकोट से तेजस शशांगिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुश्किलों और विवादों के बीच झूलते लालू यादव के लिए आज का दिन काफी अहम है। झारखंड हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लालू को चारा घोटाले के दुमका मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। ऑडियो क्लिप पर बढ़ते विवादों के बीच लालू यादव को केली बंगले से दोबारा रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया। आरजेडी सुप्रीमो एक बार फिर से पेइंग वार्ड के उसी कमरे में रहेंगे जहां वो 5 अगस्त से पहले रहा करते थे। निराश मन से पार्टी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव का सारा सामान फिर से उनके कमरे में पहुंचा दिया। घर से ही आ रहा है। आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को अचानक शिफ्ट किया गया है, क्या कहिएगा? सर अब क्या किया जाए, ये तो कानून का हम लोग पालन करते हैं। जो आदेश होगा हम लोग पालन करते हैं। सामान तो अभी घर से आ रहा है, केली बंगला से। कारण क्या रहा था? सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया था उसी का असर है क्या? नहीं, वो सबका क्या असर पड़ेगा, वो उन लोग से कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी की तबीयत ठीक है? हाँ। तबीयत तो अभी ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है। हाँ। जो शिफ्ट किया जा रहा था तो लालू जी को जब पता चला तो क्या बोले वो? क्या बोले लालू? सारे लालू प्रसाद देखिए कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लालू यादव का सामान जो उनका पर्सनल सामान है वो लेके जा रहे हैं। रूम हीटर लेके जा रहे हैं। देखिए ये गैस चूल्हा है, सामान है और ये लोग लेके जा रहे हैं यहाँ पे। भले ही लालू फिर से अस्पताल के वार्ड में लौट आए हैं, लेकिन मुमकिन है कि आज उन्हें जमानत मिल जाए। आज झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। लालू को चारा घोटाले के देवघर केस में पहले से जमानत मिल चुकी है। अब की बार दुमका ट्रेजरी केस में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अगर जमानत मिल जाती है तो उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन विरोधी हैं कि उन्हें तिहाड़ भेजने की मांग करने लगे हैं। लालू प्रसाद जी कैदी नंबर 3351 आदतन अपराधी हैं। इनको अविलंब होटवार जेल के सेल में डालना चाहिए और विहित प्रक्रिया पूरी करके इनको तिहाड़ जेल में रखना चाहिए, जिससे इनका स्वास्थ्य संबंधी भी इनके बारे में सूचना मिलती है। हालांकि वो बिल्कुल ही डॉक्टर ने कहा है सितंबर में ही कि ये पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो इनका तबीयत भी वहां ठीक रहेगा। वैसे लालू को अगर जमानत मिल भी गई
तो उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। बीजेपी के उस विधायक ललन पासवान ने पटना में भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिसे तोड़ने के लिए लालू ने फोन किया था। मैं अपने आदरणीय नेता सुशील मोदी जी के 5 नंबर आवास पर इधर ही था, तो हमारे पीए ने फोन उठाया, तो उनको कहा कि विधायक जी बात करें। बोले नहीं, उनके पीए बोल रहे हैं। मुझे लगा चलो विरोधी दल के नेता हैं, लोकतंत्र की उपज है, लोकतंत्र ने लालू यादव को यहाँ पर पहुंचाया है, तो लोकतंत्र की गरिमा के तहत मुझे बधाई दे रहे। मैं काफी उत्साहित हुआ शुरू में। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कल हम लोग स्पीकर को गिरा देंगे, उसमें हमारे साथ दो, सरकार बनाएंगे। बधाई जी, प्रणाम चरण साहब। उधर जेल में लालू के मोबाइल इस्तेमाल को लेकर भी मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच चुका है। साथ ही रांची प्रशासन जांच में जुटा है, ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई लालू ने ललन पासवान को फोन करके महागठबंधन का साथ देने के लिए कहा। बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल से इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। पटना से रोहित सिंह के साथ सत्यदेव कुमार, रांची आज तक। आखिरी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना संकट के बीच उम्मीद की नई खबर एम्स से। एम्स में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के तीसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच दिल्ली वालों के लिए कोरोना की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में एक दिन में कोरोना की वजह से 91 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए फिलहाल राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। सर्दियों के साथ कोरोना के कैलेंडर में महामारी के बड़े आंकड़े दर्ज होते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 5.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 5,475 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 91 लोगों की कोरोना ने जान ले ली। दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम कोरोना संकट को कम करने के लिए रात के कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के हालात को देखने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। मीटिंग हुई थी, उसमें सीएम साहब ने उनसे सुझाव मांगा कि क्या प्रोटोकॉल में कुछ और भी करने की आवश्यकता है, और आप उनके ऑडिट के लिए बोला, इनको देखें, अगर कुछ भी करने की जरूरत होगी हम जरूर करेंगे। दिल्ली में डोर टू डोर कोरोना की चेकिंग भी चल रही है। राजधानी में 20 से 24 नवंबर के बीच घर घर जाकर 57 लाख लोगों का सर्वे किया गया है, जिसमें कुल 13,516 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। पूनम शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।